बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सेशन में हम एक कंप्लायंस की बात कर रहे हैं और कंप्लायंस है सेक्शन 181 ई की। अगर आप इस कंप्लायंस को नहीं करते हैं तो मैक्सिमम एक्सपोजर जो है आपके पास 1 मिलियन के डिफ़ॉल्ट की पेनल्टी आप पे लग सकती है। सेक्शन 182 में इसके बारे में बात की गई है जो हम देखेंगे। और इस कंप्लायंस के लिए हार्डली आपको 10 मिनट चाहिए और अगर आप इसकी कंप्लायंस नहीं करते हैं तो आप 1 मिलियन तक पेनल्टी का एक्सपोजर है आपको। 181 इंसर्ट हुआ था फाइनेंस एक्ट 2022 में। इसका मतलब है टैक्स ईयर 2023 से ये एप्लीकेबल था। ठीक है, इसमें क्या बात की गई है? 181 ई रिकॉर्ड ऑफ बेनिफिशियल ऑनर। एसईसीपी में भी इसी तरह की सेम कंप्लायंस पहले आ चुकी है लेकिन इनकम टैक्स में बाद में आई है। ये हमारी एफएटीएफ की जो कंप्लायंसेस हैं उसके नतीजे के तौर पर हमारे लॉज में इंसर्ट की गई है। एवरी कंपनी एंड एसोसिएशन ऑफ पर्सन। तो एक तो ये बात देख लीजिए कि एक तो ये कंपनी के लिए है कंप्लायंस और दूसरा ये एसोसिएशन ऑफ पर्सन के लिए है। इसका मतलब ये है कि जो इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप फर्म्स हैं उनके लिए कंप्लायंस नहीं है। अच्छा, क्या करना है? शेल इलेक्ट्रॉनिकली फर्निश पर्टिकुलर्स ऑफ इट्स बेनिफिशियल ऑनर्स। ऑनलाइन आईआरएस पे आपने एक फॉर्म जमा कराना है। इसका ये मतलब है किसका? जिसमें बेनिफिशियल ऑनर्स की डिटेल दी गई होगी। बेनिफिशियल ऑनर्स क्या है अभी हम आगे देखते हैं। और किस तरह से डिटेल जमा करानी है? प्रेस्क्राइब फॉर्मेट पे। तो जाहिर है वो फॉर्म आईआरएस पे एक प्रेस्क्राइब फॉर्मेट मौजूद है, वहां आपने लॉगिन करना है और फिल आउट करना है। इसके बारे में भी मैं भी आपको बता देता हूँ। Subsection 2, every company and association of persons shall update the particulars of its beneficial owners as and when there is change in the particulars। अब देखें, अगर चेंज आ जाता है तो इसको भी आपको मेंटेन करना है। आगे हम देखेंगे चेंज जब आता है उसकी भी रिपोर्टिंग कंप्लायंस है। तो सेक्शन 181 बहुत छोटा सा है, इसकी यहाँ तक ख़त्म हो गया है, लेकिन इसकी कंप्लायंस के लिए एक एसआरओ आया था ऐसा जिसमें डिटेल, यानी जब भी लॉ में लिखा होता है प्रेस्क्राइब, जब ये वर्ड होता है इसका मतलब है रूल्स में कोई डिटेल्स आएंगी किसी नोटिफिकेशन के जरिए। और देखिए ये इंसर्ट हुआ फाइनेंस एक्ट 2022 में, जुलाई 1 जुलाई 2023 से एप्लीकेबल था। तो लिहाजा तकरीबन 2 महीने बाद 28 अगस्त 2023 को इसकी देखिए ये नोटिफिकेशन के जरिए रूल्स में तब्दीली की गई और चैप्टर नंबर, ये चैप्टर फॉर रिकॉर्ड ऑफ बेनिफिशियल ऑनर्स इनकम टैक्स रूल्स में इंसर्ट किया गया। तो अभी हम इसको देख लेते हैं। अच्छा, इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि सेक्शन नंबर 182 यानी जहां पर लिस्ट है उन ऑफेंसेस की, अगर आप कमिट करते हैं तो आपको सेक्शन 82 में शो कॉज कराया जाता है और फिर ऑर्डर पास कर दिया जाता है। तो इसके सीरियल नंबर 30 ये भी ज़ाहिर इंसर्ट हुआ फाइनेंस एक्ट 2022 में। एनी कंपनी और एसोसिएशन ऑफ पर्सन यानी पार्टनरशिप फर्म हु कॉन्ट्रवीन्स दी प्रोविजन ऑफ सेक्शन 181 ई, यानी जो 181 के सेक्शंस को के तसादुम में जाते हैं यानी उसको फुलफिल नहीं करते, इस कंप्लायंस को पूरा नहीं करते, तो क्या होगा? सच कंपनी और एओपी शेल पे ए पेनल्टी ऑफ 1 मिलियन फॉर ईच डिफॉल्ट। अच्छा देखें, बहुत खतरनाक है। फॉर ईच डिफॉल्ट, फॉर इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल आपकी रजिस्ट्रेशन हुई तो अभी आप देख लेंगे कि रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपको ये पर्टिकुलर्स देने होते हैं, आपने नहीं दिए। अगर आप एग्जिस्टिंग कंपनी थे या ईओपी थे, आपको ये 31 दिसंबर 2023 से पहले पहले पर्टिकुलर्स देने थे, आपने नहीं दिए। उसके बाद जब चेंज हुआ आपने फिर भी नहीं दिए। तो देखें ये डिफॉल्ट होता जा रहा है। पार्टनरशिप डीड रिकॉन्स्टिट्यूट हो गई, आपने इसको इंटीमेट नहीं किया, ये फिर डिफॉल्ट हो गया। एक बंदा रिटायर हो गया, फिर इसकी कंप्लायंस करनी थी। यानी आपको बेनिफिशियल ऑनर जब जब चेंज होंगे तो आपको इसके बारे में अपने पास रिकॉर्ड रखना था, आपने नहीं किया। यहाँ आईआरएस पे अपडेट करना था, आपने नहीं किया। तो ईच डिफॉल्ट पे 1 मिलियन का डिफॉल्ट आपको आएगा। रूल नंबर 83A, द रूल इन दिस चैप्टर the rules in this chapter shall be applicable for the purpose of 181E। जाहिर है जो रूल्स हैं ये 181 की कंप्लायंस को पूरा करने के लिए आए हैं। ये किस लिए आए? फॉर द रिकॉर्ड ऑफ बेनिफिशियल ऑनर, प्रोवाइडिंग रिकॉर्ड ऑफ बेनिफिशियल ऑनर, ताकि आप इनकम टैक्स में एफबीआर को आईआरएस के जरिए बेनिफिशियल ऑनर्स का रिकॉर्ड दे सकें। अब ये देखिए यहाँ आ रहा है, एवरी कंपनी एंड एसोसिएशन ऑफ पर्सन on its initial registration with FBR shall electronically furnish the particulars of its beneficial owners to the board as prescribed in form BOF01। ये इन्हीं रूल्स के नीचे ये फॉर्म गिवन है। ज़ाहिर आपको तो आईआरएस पे एक टेम्पलेट मिला हुआ है, वो BOF01 ही है, तो आपको वहीं पे फिल करना है।
इसमें ये क्या बात की गई, इसमें बात की गई जब भी आप एओपी और कंपनी के लिए फॉर्म भरेंगे ना एनटीएन जनरेट करने के लिए, तो वहीं पर एक फॉर्म है बेनिफिशियल ऑनर का, उसको क्लिक करके आपको फिल आउट करना है. सो एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन you must have to fill the details of beneficial owner at the time of incorporation of AOP और कंपनी. सेकंड क्या है, अच्छा जी रजिस्ट्रेशन तो हो गई, लेकिन आप पहले से कंपनी थे या एओपी थे, तो आपने क्या करना है, 31 दिसंबर 2023 तक आपने आईआरएस पे जाकर रजिस्ट्रेशन के टैब में जाकर वहां एक ऑप्शन दिया हुआ है 181E बेनिफिशियल ऑनर का, उस फॉर्म को खोलकर उसको फिल करके सबमिट करना था. अच्छा, उसके बाद क्या है, उसके बाद ये है कि ये रूल जो सब रूल 4 है, इसमें ये बात लिखी गई है जब भी चेंज आएगा, अब बेनिफिशियल ऑनर्स आपने दे दिए हैं. फॉर एग्जांपल एक एओपी में 3 पार्टनर्स थे, तो लिहाजा बेनिफिशियल ऑनर्स कौन हुए, वो 3 पार्टनर हुए, आपने उनकी डिटेल दे दी. लेकिन अगले साल 1 साल के बाद एक चौथा पार्टनर भी आ गया, इसका मतलब है चेंज हो गए, या एक बंदा रिटायर हो गया तो अब ये चेंज आ गई. तो इस चेंज को रिपोर्ट करने के लिए आपके पास 30 दिन का टाइम है उस चेंज से. तो ये जब भी चेंज आएगा, आपने 30 दिन के अंदर अंदर, अगर 1 जुलाई को नया पार्टनर आया था तो 31 जुलाई तक आपको क्या करना होगा, अपने इस बेनिफिशियल ऑनर के फॉर्म को अपडेट करना होगा या रीसबमिट करना होगा, इंटीमेशन देनी होगी. आईआरएस पे बहुत आसान है, रजिस्ट्रेशन के टैब में आप जाएंगे, वहां एक फॉर्म है, उस पर क्लिक करेंगे और अपनी डिटेल सबमिट करके आप फॉर्म को जमा करा देंगे. चलिए आगे बढ़ते हैं सब रूल 5 की तरफ. ये सब रूल 5 है. In case of non-profit organization as defined under Section 2, Clause 36 of the Income Tax Ordinance, the settler, trustee, founder, promoter, beneficiary, class of beneficiary as the case may be will be beneficial owner of the non-profit organization. देखिए इसका क्या मतलब है. फॉर एग्जाम्पल हम एक एनपीओ रजिस्टर कर लेते हैं और हम कंपनीज एक्ट के सेक्शन 42 में, पहले कंपनी ऑर्डिनेंस होता था 1984, उसके सेक्शन 42 में रजिस्टर करते थे. अब हम कंपनीज एक्ट के सेक्शन 42 में रजिस्टर करते हैं या ट्रस्ट एक्ट के तहत रजिस्टर करते हैं एनपीओ. अब फॉर एग्जांपल एक हमने सेक्शन 42 में नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर करवा ली. उसका प्रोसीजर ये होता है, पहले आप लाइसेंस लेते हैं, फिर इनकॉर्पोरेशन कराते हैं, फिर एफबीआर से अप्रूवल ले लेते हैं सेक्शन 2 क्लॉज 36 में. नाउ यू आर अ वेल एस्टेब्लिश्ड एनपीओ. तो अब इस एनपीओ के कुछ मेंबर्स होंगे जिन्होंने ये एनपीओ बनाए, जिन्हें ख्याल आया कि भाई हम 5 लोग मिलके खैरात का, सदकात का, लोगों की भला और बहबूद का, लेस प्रिविलेज क्लास ऑफ सोसाइटी के लिए स्कूल बनाएंगे, एजुकेशन सेंटर बनाएंगे, हॉस्पिटल बनाएंगे, वगैरह वगैरह. तो अब ये जो मेंबर्स होंगे ना, यही बेनिफिशियल ऑनर होंगे, इनका नाम आपको सबमिट कराना होगा. लेकिन एक प्रोविजो मौजूद है. प्रोविजो क्या है, provided that where the beneficiary or class of beneficiary of NPO non-profit organization is general public, the beneficiary or class of beneficiary of such non-profit organization shall be exempt from the requirement of providing information of beneficial owner under this rule. अब इसका क्या मतलब है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप इंडस हॉस्पिटल की मिसाल ले लें. इंडस हॉस्पिटल एक ऐसा इदारा है जो कि सेक्शन 42 की एनजीओ है. तो जाहिर है उसको किसी ने बनाया. अगर आप उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेंगे और बोर्ड ऑफ बीओडी की, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिपोर्ट लेंगे, उसके अंदर उनके मेंबर्स लिखे हुए होंगे. तो अब उनके मेंबर्स के नामों को आपने यहाँ पर सबमिट नहीं कराना. क्यों? क्योंकि इंडस हॉस्पिटल पब्लिक के लिए, जनरल पब्लिक के लिए फलाह बहबूद का काम कर रहा है. इंडस हॉस्पिटल की जो बेनिफिशियरीज हैं वो जनरल पब्लिक है. इसी तरह अगर आप टीसीएफ की मिसाल लें, वो भी सेक्शन 42 की कंपनी है. तो अगर आप उसकी बीओडी की रिपोर्ट लेंगे, वहां मेंबर्स आ रहे हैं, लेकिन यू डोंट नीड टू सबमिट डिटेल ऑफ दोज मेंबर्स बिकॉज दैट एनजीओ इज एस्टेब्लिश्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ जनरल पब्लिक. तो वहां पर आपको कोई भी सबमिशन करने की जरूरत नहीं है. अच्छा, अब हम ये बात कर लेते हैं. देखें, आपने एक एओपी बनाई, पार्टनरशिप फर्म या कंपनी, उसके डायरेक्टर्स या जो शेयर होल्डर्स थे वो जुलाई 2024 में कंपनी रजिस्टर हुई. अब जून 25 में पहला टैक्स ईयर खत्म हुआ, उसके बाद जून 26 में खत्म हुआ, जून 27 में खत्म हुआ, लेकिन देयर इज नो चेंज इन द शेयर होल्डिंग्स. तो अब क्या होगा? तो अब आपको हर साल कोई नया फॉर्म जमा नहीं कराना, बल्कि आपको एक सर्टिफिकेट बना देना है जिसमें आपने ये कहना है देयर इज नो चेंज. और वो सर्टिफिकेट कैसे बनेगा? वो सर्टिफिकेट ऐसे बनेगा, इसका फॉर्मेट यहाँ पे गिवन है. ये फॉर्मेट है BOF-02 फॉर्म है. इसको आपने भर के और क्या करना है, अपनी रिटर्न के साथ जमा करा देना है. जब आप रिटर्न फाइल करेंगे
तो अटैचमेंट के अंदर आपने ये जरूर जमा कराना है, अदरवाइज आप याद रखें 1 मिलियन की पेनल्टी आपको 10 लाख रुपए की पेनल्टी अट्रैक्ट करेगी। आपने लेट सपोज देयर वाज नो चेंज, सो यू अज्यूम दैट वी डोंट नीड टू सबमिट एनीथिंग। नो, यू आर रॉन्ग। You have to submit a certificate of confirmation of beneficial owner along with the return of income। ये देखें, ये लिखा हुआ है, आखिरी लाइन देखिए कि ये रिटर्न ऑफ इनकम टू बी फाइल्ड फॉर दैट ईयर। ये यहां से पढ़ लें, along with the income tax return to be filed for that tax year। तो आपको रिटर्न के साथ इसको जमा कराना है, एक ये ख्याल रखना है। अच्छा, इसके पहले कि हम आगे बढ़े, एक चीज और बता दूं कि जो आप बेनिफिशियल ऑनर का रिकॉर्ड रखेंगे, इसके रखने की भी कुछ टाइम ड्यूरेशन दी। Rule number 83, retention of records of beneficial owner। Every company or AOP shall retain record of all beneficial owners for a period of 10 years। For a period of 10 years। ये देखिए कहाँ से 10 years हैं, इसको भी हम देख लेते हैं। फ्रॉम द डेट व्हेन बेनिफिशियल ऑनर्स, यानी अगर एक एओपी है तो एओपी के जो पार्टनर्स हैं उनको यहाँ बेनिफिशियल ऑनर समझ लीजिए। बेनिफिशियल ऑनर ऑफ द कंपनी, अगर कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं तो वो बेनिफिशियल ऑनर हो गए। अभी बेनिफिशियल ऑनर को हम थोड़ा और तफसील में देखेंगे और क्लैरिटी आ जाएगी आपको। एओपी एट द केस में बी सीजेस टू बी द बेनिफिशियल ऑनर ऑफ दैट कंपनी और एओपी। अब फॉर एग्जांपल एक एओपी है और उसमें जो बेनिफिशियल ऑनर हैं उसमें से 3 थे और 2 रिटायर हो गए हैं, उनकी जगह 2 नए आ गए हैं। तो उन जो रिटायर होने वाले बेनिफिशियल ऑनर्स हैं, पार्टनर्स हैं या शेयर होल्डर्स हैं, उनका 10 साल तक आप आगे डाटा रखेंगे। इसी तरह board shall retain record of beneficial owners of all companies and AOPs registered with the board for a period of 10 years from the date when that company or AOP ceases to be registered with the FBR। अच्छा, अब एक इदारा है, FBR से रजिस्टर हो गया, जिस पर्पस के लिए वो रजिस्टर हुआ था, अब वो उसने डिसकंटिन्यू कर दिया, बिजनेस एक्टिविटी खत्म कर दी, अब वो खत्म हो गया, डेड हो गया। तो FBR से कहा जा रहा है आप उसे खत्म होने के बाद 10 साल तक अपना डाटा उन लोगों का मेंटेन करेंगे। इसी तरह यहाँ पर भी 10 साल है और यहाँ पर भी 10 साल है। अच्छा जी, अब हम थोड़ा सा बेनिफिशियल ऑनर्स के बारे में मजीद डिटेल बात कर लेते हैं। अच्छा, जब आप इन रूल्स के बाद जिसमें आपका ये जहन बना दिया गया है कि आपको क्या क्या कंप्लायंसेस करनी है, आप आगे बढ़ेंगे तो आपको कुछ डेफिनेशंस दी हुई हैं। चेन ऑफ ऑनरशिप, कॉन्ट्रेक्चुअल एसोसिएशन, डायरेक्ट मीन्स, इनडायरेक्ट मीन्स, और इसी तरह से कॉन्ट्रेक्चुअल एसोसिएशन, जॉइंट कंट्रोल अरेंजमेंट, अल्टीमेट इफेक्टिव कंट्रोल। इन डेफिनेशंस को पढ़ना समझना ज़रूरी है क्योंकि आगे जो आपको रूल 83C है, इन्हीं डेफिनेशंस को आगे यूज किया गया है। हम एक डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, बाकी आप देख लीजिएगा। सब रूल 1 है, द बेनिफिशियल ओनर हु एक्सरसाइज अल्टीमेट इफेक्टिव कंट्रोल ओवर द कंपनी और एओपी। ये इंपॉर्टेंट है, ये चेंज होता रहेगा हर डेफिनेशन में। किस तरह से वो उनका अल्टीमेट इफेक्टिव कंट्रोल? डायरेक्ट ओनरशिप राइट, इट मींस थ्रू शेयर होल्डिंग। अब देखिए एक एओपी है, उसमें 4 पार्टनर हैं, 4 पार्टनर हैं तो जाहिर है उनकी डायरेक्ट शेयर होल्डिंग है और उनकी परसेंटेज कितनी है? 25% है या ज्यादा है। तो एक क्राइटेरिया मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ, वो ये है कि अगर एक एओपी है या एक कंपनी है, उसमें लेट्स से 4 पार्टनर या शेयर होल्डर हैं और 25-25% उनकी शेयर होल्डिंग है, तो ये जो सब रूल 1 है वो यहाँ फॉल करेंगे। और वो क्या करेंगे? अल्टीमेट इफेक्टिव कंट्रोल रखते हैं। ये देखिए, अब देखिए मैंने बताया था अल्टीमेट इफेक्टिव कंट्रोल की आपको डेफिनेशन आनी चाहिए। अल्टीमेट इफेक्टिव कंट्रोल मींस अ सिचुएशन इन विच ओनरशिप और कंट्रोल इज अल्टीमेटली एक्सरसाइज थ्रू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मींस। अब मैंने आपको मिसाल दे दी कि 25% है या इससे ज्यादा। अगर इसकी आसान एग्जांपल ये है कि एक पार्टनरशिप फर्म है, उसमें 4 इंडिविजुअल पार्टनर हैं, दैट्स इट। सो दे ऑल हैव 25% पार्टनरशिप, 25% शेयर होल्डिंग इन द पार्टनरशिप फर्म। तो अब करना क्या होगा आपको? अब 4 पार्टनर हैं, हर पार्टनर का नाम, उनके वालिद का नाम, उनकी डेट ऑफ बर्थ, उनकी नेशनैलिटी, उनका सीएनआईसी नंबर, परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग, डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ ओनरशिप और रेजिडेंशियल और कमर्शियल एड्रेस उनका आपको जमा कराना होगा एफबीआर को। तो ये एक क्राइटेरिया हो गया जो हमने डिस्कस कर लिया। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है ये क्राइटेरिया मीट ना कर रहे हो तो आप उसके बाद सब रूल सेकंड पर आकर देखिए। अब क्या होगा? The beneficial owner who second देखिए, the beneficial owner who exercise ultimate effective control over the company or AOP through ownership right of 25% or more। अब देखिए थ्रो, ये देखें डेफिनेशन में चेंज हो गया, चेन ऑफ ऑनरशिप। अब चेन ऑफ ऑनरशिप देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन।
ये देखिए चेंज ऑफ ओनरशिप की डेफिनेशन क्या है, मींस ऑल दी लीगल एंटिटीज और लीगल अरेंजमेंट थ्रू विच द ओनरशिप राइट शेयर होल्डिंग ऑफ अ कंपनी और एओपी आर अल्टीमेटली हेल्ड बाय नेचुरल पर्सन। इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल मेरा नाम जुनेद है, मैंने एक कंपनी के अंदर मेरी शेयर होल्डिंग है और उस कंपनी की आगे एक पार्टनरशिप फर्म में शेयर होल्डिंग है और उससे हो ये रहा है कि मैं अल्टीमेटली कंट्रोलर बन गया हूं। ये देखिए बेनिफिशियल ओनर कौन होगा, जुनेद होगा। बेनिफिशियल ओनर कौन होगा, जुनेद होगा। और कैसे होगा कि उसके पास 25% या उससे ज्यादा की शेयर होल्डिंग आ जाएगी किसमें, उस एओपी के अंदर। हमने एओपी को थर्ड लेयर में एओपी को डाला है, पहले लेयर में जुनेद है, दूसरी लेयर में लिमिटेड कंपनी है, तीसरी लेयर में एक एओपी है। अब जुनेद के पास उस एओपी की 25% शेयर होल्डिंग आ गई, लेकिन आई कैसे, चेन ऑफ ओनरशिप से। बीच में कोई लीगल एंटिटीज मौजूद हैं, बीच में कोई कंपनी मौजूद है। जुनेद की लेट्स से कंपनी में एक खास शेयर होल्डिंग थी और उस कंपनी की आगे एओपी में एक खास शेयर होल्डिंग थी। तो जब हमने इसका इफेक्टिव रेशियो निकाला तो जुनेद की 25% शेयर होल्डिंग आ गई। तो अब उस एओपी को क्या करना पड़ेगा, जब बेनिफिशियल ऑनर वो दे रहे होंगे तो क्योंकि कंपनी शेयर होल्डर है एओपी में, तो कंपनी का नाम नहीं दे रहे होंगे बल्कि उस जुनेद का नाम दे रहे होंगे जिसकी कंपनी में शेयर होल्डिंग है। अच्छा देंगे कैसे डिटेल्स, देखें यहाँ आ जाएगा जुनेद का नाम, उनके वालिद का नाम, डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी, सीएनआईसी नंबर, फिर पर्टिकुलर ऑफ लीगल ऑनर, यानी कि जो जुनेद की जिस लीगल एंटिटीज के अंदर शेयर होल्डिंग है, लीगल एंटिटीज एंड अरेंजमेंट थ्रू विच द कंपनी और एओपी इज इनडायरेक्टली ओन्ड। तो यहाँ पर जिस लीगल एंटिटी की, जुनेद की जिस लीगल एंटिटी में शेयर होल्डिंग है उसका भी नाम जाएगा। अच्छा फिर उसके ऑनर्स का नाम जाएगा, फिर उसकी टाइप क्या है, लिमिटेड कंपनी है, फाउंडेशन है, ट्रस्ट है, उसकी डिटेल जाएगी और वगैरह वगैरह, काफी डिटेल्स के अंदर है वगैरह वगैरह। तो ये एक आपको कॉन्सेप्ट देना था। फिर इसके बाद मजीद अगर ये दोनों चीजें पूरी नहीं होती, उसके बाद तीसरे नंबर पे आएंगे तो ज्वाइंट कंट्रोल की बात है। ज्वाइंट कंट्रोल क्या है, इसकी डेफिनेशन ऊपर गिवन है एंड सो ऑन। आपने इसको मुकम्मल पढ़ना है, जिस क्राइटेरिया पे आप फिट आ रहे हैं आपने उसके मुताबिक भरना है। इसी जो हमने ऊपर गुफ्तगू की थ्योरी, इन्होंने इसी को टेबल की फॉर्म में भी बनाकर दिया हुआ है। यानी ये टेबल इस तरह बने हुए हैं कि इस फॉर्म के मुताबिक आपने आईआरएस में डिटेल भरनी है। आईआरएस का फॉर्म कुछ चीजों के साथ कंसिस्टेंट नहीं है, इनमें कुछ चीजें ऐसी हैं कि वहां आपको कॉलम नजर नहीं आएगा, तो उसमें बेहतर है आप मैनुअल बनाकर, फॉर्मेट तो इन्होंने दे दिया है। मिसाल के तौर पर ये फॉर्मेट है तो आपने जो जो चीजें देनी है वो यहाँ पर मौजूद हैं। आप मैनुअल भी इसकी कंप्लायंस कर सकते हैं, अपने कमिश्नर को जमा करा दें। तो ये 181E है, इसकी कंप्लायंस बहुत जरूरी है ताकि आप जो है ना पेनल्टी को अवॉइड कर सकें। जज़ाकल्लाह खैर, अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।